हेलो। हाँ बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे। देखिए, सबसे पहले बेटा आज की जो हम खाने वाली क्लास नंबर 4 चालू करें उससे पहले एक स्टूडेंट है मेरा परीक्षित चारण। आज उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि सर मेरी 7वीं रैंक आई है। तो एक बार एनएम परिवार की तरफ से परीक्षित चारण को 7वीं रैंक पर चयन होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देखिए बेटा, जिस बात की हम बात कर रहे थे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस बार हमें जो वर्तमान में जो पेपर्स चल रहे हैं उनका सिनेरियो हमें देखना है और उसी हिसाब से हमें आगे चलकर तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो पुराना पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर उस पुराने पैटर्न पर जाएगा। नए पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी इस समय एग्जाम्स हो रही हैं वर्तमान टाइम में, हमें उनके पेपर करने हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप टॉपिक वाइज स्टार्ट करें, तो टॉपिक वाइज तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे पेपर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यहां जो हम बात करेंगे वो पूरे पूरे मेजर्स पेपर की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आज मैंने जो पेपर लिया है वो नीट 2026 का पेपर लिया है, जो हाल में हुआ और रद्द हो गया। फिर कल हम बात करेंगे नीट 2025 के पेपर की, और फिर 2 दिन में लगातार संस्कृत डिपार्टमेंट के जो हाल में पेपर हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगले वीक में अदर स्टेट के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सिनेरियो यही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी कॉपी लेनी है और जिसके अंदर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है उसको आपको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सभी को, और एक बार सभी को पुनः राधे राधे। देखिए, नीट 2026 का क्वेश्चन जो आए वो करीबन 45 क्वेश्चन थे, और मेरा मानना यह है कि 45 में से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेकंड ग्रेड लेवल के थे और हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे, और उन 40 के 40 क्वेश्चन को आप बहुत इजी गोइंग कर पाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां क्वांटम नंबर दे रखी है, यहां ऑर्बिट, यहां एन का मान दे रखा है और यहां एल का मान दे रखा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एन और एल के मान दे रखे हैं और उस बेसिस पर आपको देखना है कि अगर एन का मान 2 होगा और एल का मान 1 होगा तो कौन सा कक्षक बनेगा। तो आप सबको पता है एन का मान अगर 2 हो और एल का मान 1 हो तो इसका मतलब यहां 2p कक्षक की बात हो रही है, क्योंकि 2p कक्षक के लिए n बराबर 2 और l बराबर p उपकोष के लिए l बराबर 1 होता है। n का मान 4 है, l का मान 0 है, तो इसका मतलब यहां ये 4s उपकोष की बात कर रहा है, क्योंकि 4s उपकोष के लिए अगर आप देखेंगे तो n का मान 4 रहेगा और l का मान क्या रहेगा, s उपकोष के लिए 0 रहेगा। अगर मैं n बराबर 5 हो और l बराबर 3, तो आपको पता है s उपकोष के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो इसका मतलब n बराबर 5 और l बराबर 3, आप सबको समझ में आ रहा होगा ये 5f उपकोष के लिए होगा, और n बराबर 3 और l बराबर 2 3d उपकोष के लिए होगा। इस बेसिस पर जो भी हमारा आंसर सेट हो रहा है वो इसका आंसर होगा। ए को आपको 4th से मैच करना है, बी को आपको किससे मैच करना है। देखो, ए को तो हमको मैच करना है किससे, सॉरी ए, ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला ये ए को आपने किससे मैच किया, सॉरी सेकंड से। बी को आपने किससे मैच किया, थर्ड से। सी को आपने किससे मैच किया, फोर्थ से। और डी को आपने किससे मैच किया, फर्स्ट से। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। उम्मीद करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल नीट 2026 का जो इजी सा क्वेश्चन रहा वो आप सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जस्ट ए मिनट। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि आपको 2 रिएक्शन दे रखी हैं। एक रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के आधिक्य में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा रहा है अंधेरे में, और एक रिएक्शन करा रहा है बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बनिक उत्पाद X और Y में जो उपस्थित जो प्रोडक्ट बनता है
उसमें क्लोरीन परमाणु की संख्या क्या है। तो देखो आप सबको पता है ये क्वेश्चन ये है, अच्छी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आया था। यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के आधिक्य में करानी है, और आपको क्लोरीन यहां एक्सेस में है और AlCl3 की प्रेजेंस है। तो आपको पता है इस समय जो रिएक्शन का टाइप होगा वो इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सब हटेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। और सबने सुना होगा इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब जो हमारी दूसरी रिएक्शन दी है उसमें इसने कहा बेंजीन की रिएक्शन आपको क्लोरीन के साथ करानी है, सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश है। तो सबने पढ़ा होगा अब जो रिएक्शन होगी वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी। एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा लगेंगे, एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा लगेंगे, एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा लगेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप सबको पता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन, लिंडेन, 666 ऐसा सब कुछ नामों से बोला जाता है। ऊपर वाली रिएक्शन आपकी मुक्त मूलक ऊपर वाली रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जबकि नीचे वाली जो रिएक्शन है वो आपकी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। और क्वेश्चन के अंदर यह पूछा गया कि जो प्रोडक्ट X और Y बनते हैं इनके अंदर दोनों में क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों के अंदर क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। मैंने आपसे बार बार कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं, जो वर्तमान में लेटेस्ट पेपर्स चल रहे हैं आपको उनको ही डिस्कस करना है, जो वर्तमान में लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कल हमने फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी डिस्कस किया था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग कहां होता है। तो सबने पढ़ा होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के लिए होता है। एक स्टेप होती है जिसमें SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 में किया जाता है, और उस समय जो आपका कैटेलिस्ट लिया जाता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिया जाता है। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में आता है। सबने पढ़ा होगा आयरन, सबने पढ़ा होगा हैबर विधि। नाइट्रोजन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करके अमोनिया बनाते हैं तो सबने पढ़ा होगा उस समय उत्प्रेरक का काम कौन करता है, आपका आयरन करता है। कल ही मैंने बताया था पैलेडियम क्लोराइड, कल ही मैंने एक रिएक्शन बताई थी वॉकर रिएक्शन, और कहा था एल्कीन को जब आप एल्डिहाइड्स के अंदर बदलते हैं तो उस समय हम जब कैटेलिस्ट पैलेडियम क्लोराइड काम में लेते हैं, और उस रिएक्शन में हमने कहा था एल्कीन का एल्डिहाइड में जब ऑक्सीडेशन करते हैं रिएक्शन को वॉकर रिएक्शन कहा जाता है, तब पैलेडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। सबने पढ़ा है कि जब हम एल्काइन का बहुलीकरण करें, या अब अपने पास एक ही स्टेप रह गई कि निकिल कॉम्प्लेक्स की बजाय निकिल यहां ऐसा होना चाहिए एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण, बहुलीकरण की बजाय एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण। तो सबने पढ़ा है एल्काइन का अब हाइड्रोजनीकरण में आप निकिल कैटेलिस्ट काम में लेते हैं, और यहां फिर हमारा ऑप्शन भी यही बचा तो हमें इसी के हिसाब से करना था, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं जो आप पढ़ा रहे इनकी मुझे PDF चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे NM क्लासेस के टेलीग्राम पे चैनल पे जाके और आप वहां से हमारी क्या कर सकते हैं, PDF को ले सकते हैं, और वहां आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। जस्ट ए मिनट बेटा, आज एक बार एक फोन आ रहा है बार बार, मैं बंद कर दूं इस फोन को। जस्ट ए मिनट। अरे यार क्यों, कई बार ऐसा हो जाता है फोन क्यों ऑन कर रहा है बार बार, कोई बात नहीं। अगली रिएक्शन की तरफ अपन आ जाते हैं। अगली रिएक्शन में आपसे पूछा है कि जो ClF3 है इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब सबको रटा पड़ा है ClF3 के बारे में, सबको बहुत अच्छे से याद है कि जो ClF3 है इसकी जो शेप होती है वो सबको पता है T शेप होती है इस तरह से,
और हमें पता है यहां इस समय इस तरीके से शेप होती है। सबने पढ़ा हुआ है sp3d संकरण होता है, और sp3d जब संकरण होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो लॉन पेयर्स होते हैं उनको हमेशा हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखते। ClF3 कितनी ही बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका कि इसकी शेप क्या ट्राइगोनल पिरामिड होती है, नहीं। इसकी शेप टी शेप होती है, हाँ। इसकी शेप ट्राइगोनल होती है, नहीं। इसकी शेप टी शेप होती है। और यह कह रहा है कि इसमें क्लोरीन परमाणु पर आपको दिखाई दे रहे हैं कितने जोड़ी लॉन पेयर होते हैं, 2 जोड़ी लॉन पेयर होते हैं। क्या इसमें क्लोरीन परमाणु पर 3 लॉन पेयर होते हैं? नहीं होते। आप वैसे भी आप सबको पता है क्लोरीन की बैलेंस सेल में टोटल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनमें से हमें पता है 3 तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। तो इस स्थिति में यहां 3 सिग्मा बंद होंगे और 2 जोड़ी क्या होगा? लॉन पेयर होगा। देखिए, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको लग रहा होगा कि नीट के अंदर सर ऐसे तो लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का पेपर आता है, कोई बड़ा पेपर नहीं आता, और इस बहाने हमें सारी चीजें पुरानी याद हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको एक हाफ सेल दे रखा है और आपको उसके लिए ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है। ध्यान से देखें, और हाइड्रोजन के अंदर आपको यह बता रखा है कि जो H2 है वो H2 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में। और H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात करना है। हमें जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिया हुआ है H2 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? H प्लस में। साथ ही साथ मानक परिस्थितियों में यहां रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। आपको पता है चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 ही होगा। और आपसे कहा जा रहा है कि जो एक हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं जिसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, और जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 0.02 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप इस स्थिति में जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम ननसट इक्वेशन निकल लगाएंगे। हमें EH2/H+ फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ होगा मानक परिस्थिति में ये हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दे रखा है, 0 लगाना है। माइनस 0.06 कर देते हैं इसको अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमें करना है। जब भी आप ननसट इक्वेशन लगाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सेल इक्वेशन लिखनी है। आपको पता चल रहा है यहां क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और वो किस में कन्वर्ट होगी? 2H+ में कन्वर्ट होगी। अब ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। यहां मुझे पता है मानक परिस्थितियों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 दे रखा है, माइनस 0.06, n का मान यहां 2 लगा देंगे क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं? 2। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन 2 हैं। log 10 प्रोडक्ट यहां पर H+ है तो H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना है, यानी 0.02 इंटू क्या लगाना पड़ेगा? 0.02। और जो आपके पास हाइड्रोजन गैस है वो यहां रिएक्टेंट का काम कर रही है और उसका प्रेशर कितना है? 2। अब आप इसको आगे कैलकुलेट करें। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बचा माइनस का 0.03। अब आप इसको कैलकुलेट करो तो मैं इसको लिख सकता हूं log 10, ये हुआ 2 इंटू 2 अपॉन 2, और ये हुआ 1 2 3 4, यानी 1/10 की पावर 4 या 10 की पावर -4। ये 2 से 2 कटा। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 0.03, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ले आता हूं। सबने पढ़ा होगा लॉग, सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a इंटू 10 की पावर -b का जो नेगेटिव लॉग होता है वो बराबर होता है b माइनस लॉग a के। b माइनस लॉग a के, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर जब आप इसको इस अंदर नेगेटिव ले लो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी b माइनस लॉग a। कहने का मतलब 4 माइनस 4, ये हुआ, देखो ये बचा 2 इंटू 10 की घात -4। इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो 4 माइनस लॉग 2,
ये आ जाएगा 3.7। समझ में आ गया होगा। तो 0.03 और साथ में, सही है ना, हाँ, 4 माइनस log 2, तो ये आप क्या कितना आ गया 3.7 ही आएगा। तो ये तो रहा 0.03 और साथ में हमारे पास कितना आएगा 3.7। समझ में आ गई बात। तो दोनों को जोड़ो, 7 3 10 की 0, हासिल का 1, 4.40 है क्या इसमें। देखो तरीका मैंने बता दिया, कोई हो सकता है इसके अंदर कोई वैसी मिस्टेक हो, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस स्थिति में आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे करना है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। या वापस बताऊं, इसको ऐसे करना है, वो बात अलग है कि कोई कैलकुलेशन में या कोई वैल्यू में मिस्टेक हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू -0.03 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, log 2 इंटू 10⁻⁻4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 2/10⁴। फिर सॉल्व कर लेना log 2 माइनस log 10⁴ कर लेना। पढ़ा होगा log m/n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n। तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी पुटिंग कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो भी फाइनली आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन का तरीका। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि यहां अलग अलग कोटि की रिएक्शन दे रखी हैं और आपसे उनकी यूनिट्स निकालनी है कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन की क्या यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की क्या यूनिट है, या सेकंड ऑर्डर की यूनिट की क्या रिएक्शन है। तो सबने पढ़ी है कि K बराबर होता है मोल बटे लीटर, 1 माइनस nth ऑर्डर इंटू सेकेंड इनवर्स 1। सबने पढ़ा है इसको, यह बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करते हो तो शून्य कोटि की जो रिएक्शन है उसके लिए जो यूनिट निकलती है वो निकलती है मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। प्रथम कोटि की यूनिट निकलती है सेकेंड इनवर्स 1। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकलती है मोल इनवर्स 1 लीटर सेकेंड इनवर्स 1, और थर्ड ऑर्डर के लिए ये बच जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ए का 4 तो ये रहा, बी का जिसमें थर्ड हो, बी का थर्ड ये रहा, जिसमें सी का फर्स्ट हो। अगला क्वेश्चन, टाइटेनियम +3 है, ये टाइटेनियम +2 है। टाइटेनियम +3 का आपको चुंबकीय आघूर्ण फाइंड आउट करना है। तो सबने पढ़ा है टाइटेनियम +2, ठीक है। अब टाइटेनियम जो +2 है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d2 4s2। यहां टाइटेनियम +2 है, ध्यान रखें, D2 कर लेना इसको। मुझे दिख रहा है इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है तो चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा उसकी वैल्यू आप यहां पुट करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 2.87 के आसपास या 2.84 के आसपास आएगा। भाई हमारा आंसर 2 से कुछ ज्यादा आएगा, 3 से कम आएगा। भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, √8 का जो मान होगा वो 3 से कम, तो यही ऑप्शन बचता है 2.84 बोर मैग्नेटो। यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन की रिएक्शन अगर आप मेथिल क्लोराइड से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो सबने पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, और सबने पढ़ा है ये बेंजीन का एल्काइलेशन है, परिणाम स्वरूप टोलुइन बनेगा, दैट इज W टोलुइन। अब सबको पता है कि टोलुइन के अंदर ये जो मेथिल समूह होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब टोलुइन का अगर आप कराओगे रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से, कहने का मतलब अगर आप इस टोलुइन का नाइट्रीकरण कराओगे तो हमें पता है टोलुइन का मेथिल समूह हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो इस स्थिति में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो या तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बनेगा या पैरा नाइट्रोटोलुइन बनेगा। अब होता क्या है, ये जो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन है और पैरा नाइट्रोटोलुइन है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो एक जैसा होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो एक जैसा है, और बस थोड़ा सा इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो दोनों में ही होने को भी एच बॉन्डिंग है। तो इस कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो फिर एक्स और वाई को, फिर वो ये कह रहा है एक्स और जो वाई बनेंगे उनको आप सेपरेट किस प्रक्रिया से करेंगे। क्वेश्चन देखिए, बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से आपने टोलुइन बना लिया, फिर वो कहता है कि आप इसका नाइट्रेशन कराएं, एक्स और वाई बनेगा,
फिर वो कहता है कि एक्स और वाई को हम सेपरेट करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और पैरानाइट्रोटोलुइन को आपस में अलग जिस विधि से किया जाएगा वो विधि क्या कहलाती है, आपकी प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। उसके द्वारा हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा क्या नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। एक बल्ब है 150 वाट का, यहां शक्ति दे रखी है और वो जो बल्ब 150 वाट का है उसकी 8% ऊर्जा प्रकाश में परावर्तित होती है। कहने का मतलब उस बल्ब की जो शक्ति है ना वो केवल 8% है। भाई वो कह रहा है एक बल्ब 150 वाट का है और उसके अंदर उस 150 वाट में 8% पार्ट ही एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब उस बल्ब की जो पावर है वो कितनी है, 150 का 8%, 150 इंटू 8%, तो ये आएगी 12। तो हमें ये पता चल गया इस बल्ब की जो शक्ति है वो कितनी है, 12 है। अब ये कहता है यदि एक फोटोन की ऊर्जा 4.4 गुना 10 की घात -19 जूल है तो बल्ब से प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। अब सबने पढ़ा है शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है काम करने की दर, P बराबर होता है W/T, या सबने पढ़ा होगा E/T। काम, भाई शक्ति क्या है, बोलते ना इसकी शक्ति कम हो गई मतलब काम करने की दर कम हो गई, तो P बराबर होता है W/T या E/T। अब E की जगह आप सबको पता है लिखा जा सकता है, E क्या है, E शक्ति है, T क्या है, कार्य करने की दर। अब यहां मुझे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन निकालने हैं तो फॉर्मूला है P बराबर NE/T। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे पावर दे रखी है बल्ब की 12, बल्ब के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन निकालने हैं और साथ ही साथ फोटोन की जो ऊर्जा है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 4.42 गुना 10 की घात -19 जूल और समय दे रखा है प्रति सेकंड 1। अब आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो n बराबर आएगा 12/4.42 इंटू 10 की घात -19। तो देखोगे तो ये आंसर करीबन 3 से कम आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो बचेगा 2.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक परखनली में आपको सॉल्ट दे रखा है, उसमें थोड़ा सा आपने एसिड मिलाया तो एक रंगीन वाष्प आपको प्राप्त हुई और इसकी सिरके जैसी गंध थी। मतलब कहने का मतलब यह है, एक सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक सॉल्ट दे रखा है, आपने उसमें थोड़ा सा एसिड डाला तो आप ये देखते हो सिरके जैसी गंध आई। तो सबको पता है सिरके जैसी गंध एसिटिक एसिड में आती है, इसका मतलब वो चीज एसीटेट आयन है, वो सॉल्ट एसीटेट है, क्योंकि एसीटेट ने किससे रिएक्शन की, H+ से। भाई आपको एक सॉल्ट दे दिया, पूछा कौन सा सॉल्ट है, उसमें थोड़ा सा आपसे कहा कि हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो एसीटेट और H+ आपस में रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाएंगे और उसकी स्मेल वो कह रहा है कैसी गंध आ रही है, सिरके जैसी गंध आ रही है। साथ ही साथ वो कहता है कि जो ये जो वाष्प जो निकल रही है एसिटिक एसिड की, वो क्या कर रही है, नीले लिटमस को लाल कर रही है, क्योंकि आपको पता है एसीटेट आयन में जैसे ही H+ डालोगे एसिटिक एसिड बन गया, तो वो एक तरीके से एसिड हो गया और एसिड तो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से सही ऋणायन कौन सा है, तो यहां पर आंसर क्या है, एसीटेट आयन है। निम्न में से आपको गलत कथन बताना है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं आता, 3-4 पढ़ने पर पता लगता है कि यार हमने ऐसा पढ़ा नहीं, फिर चारों ऑप्शन पढ़ो तो एक ऑप्शन चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हे मैं ही हूं आंसर। देखो कार्बन की स्वयं के साथ पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता होती है, बिल्कुल सबने पढ़ा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड ही तो बनता है, और उस समय जो ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है वो पी टाइप की होती है, बिल्कुल सही है। BCl3 AlCl3 एकलक है, जब E बराबर B, मतलब यहां अपन कहता है ये BCl3 और AlCl3 एकलक है, और अगर यहां E बराबर, मतलब ये कह रहा है कि जैसे BCl3 है ना, BCl3 तो एकलक है, और ये कहता है जब आप यहां E बराबर E की जगह एल्युमिनियम लगा देंगे तो फिर ये डाइमर बनाता है। सबने पढ़ा होगा बोरॉन तो BCl3 बनाता है, और सबने पढ़ा होगा एल्युमिनियम Al2Cl6 फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन केवल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, यह बात सही नहीं है। हमें पता है ऑक्सीजन केवल -2 ही नहीं, कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है।
सबने पढ़ा है, जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की बात करें तो वहां ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। तो ऑक्सीजन केवल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो +2 भी दिखा सकता है। और अगला क्वेश्चन, समूह 14 के तत्वों में कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसीलिए ये भी ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 3rd रहेगा। अगला क्वेश्चन, हालांकि लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कल भी बताया था सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए दिखाता है क्योंकि हमें पता है जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हम सबको पता है कि ये अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इसने कहा कि इसका इनर्ट गैस, इसमें निकटतम उत्कृष्ट गैस रेडॉन है, नहीं, रेडॉन थोड़ी जीनॉन है। एक और इलेक्ट्रॉन की हानि के बाद 4f विन्यास मिलता है, नहीं। सीरियम का परमाणु क्रमांक 61 है, नहीं। एक और इलेक्ट्रॉन की हानि के बाद इसको 4f0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है, मतलब +3 की बजाय जब वो +4 करता है ना तो उसको f0 विन्यास मिल जाता है। एक परीक्षण होता है लैसाने परीक्षण, उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, वो परीक्षण लैसाने परीक्षण कहलाता है। और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ इसीलिए गर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड टूटकर आयनिक बॉन्ड बन जाए। तो क्वेश्चन यही है कि जो लैसे परीक्षण होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित तत्व परिवर्तित होते हैं। तो जो भी मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सोडियम से रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए लैसाने टेस्ट किया जाता है। लैसाने टेस्ट में सेसियोजी जो कंपाउंड होते हैं वो फाइनली किस में बदल जाते हैं, आयनिक कंपाउंड में। अगला क्वेश्चन, 5.4 ग्राम यूरिया में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि 5.4 ग्राम यूरिया है और उसके अंदर आपको हाइड्रोजन परमाणु बताने हैं कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब आपको पता है यूरिया का अगर एक अणु दे दिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है। तो सबसे पहले मैं यूरिया के मोल बना लेता हूं। तो यूरिया के मोल बनाए तो 5.4 ग्राम में 60 का भाग लग जाएगा, तो ये तो यूरिया के मोल बन गए। अब मैं ये देख लेता हूं कि 5.4 ग्राम यूरिया में कितने यूरिया के अणु हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यूरिया के मोल बना लिए, फिर आप उसको आवेगरादो संख्या से गुना कर दीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस 5.4 ग्राम यूरिया में यूरिया के कितने अणु हैं। और अब आपके पास 5.4 ग्राम यूरिया में कितने अणु हैं ये आ गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्यों, क्योंकि आपको पता है यूरिया के एक अणु में तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 है, तो 5.4 ग्राम यूरिया में कितने हाइड्रोजन होंगे निकाल लोगे। पहले आपने मोल बना लिया, सबने पढ़ा होगा एक मोल में कितने अणु होते हैं, आवेगरादो संख्या के बराबर। तो मोल को अगर अणुओं की संख्या में कन्वर्ट करना होता है तो आवेगरादो संख्या से गुना कर दो, फिर हमारे पास अणुओं की संख्या आ गई। एक अणु में 4 परमाणु, तो इतने अणुओं में कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। करीबन करीबन सॉल्व करोगे तो ये गया 10 बार, ये चला गया है ना, ये 10 बार, ये 10 की घात 22, ये 5 को 20, तो आंसर करीबन करीबन अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23 आएगा। इनमें से मध्यावयता कौन दिखाता है, देखो ये दिख रहा है प्रोपेन 1 ऑल और ये है प्रोपेन 2 ऑल, तो ये तो मध्यावय भी है नहीं, ये तो आपको पता है स्थिति समावय भी है, ये तो आपके पोजीशन आइसोमर्स है। सबने पढ़ा होगा ईथर में मध्यावयता मिलती है, क्योंकि यहां ईथर में इस O के इधर मैथिल है जबकि इधर एथिल है, इधर इस O के इधर प्रोपिल है और इधर एथिल है। सबने पढ़ा होगा मध्यावयता बहुसंयोजी क्रियात्मक समूहों में मिलती है, जिनमें या तो एक तरफ एल्किल समूह में अंतर होता है या दोनों तरफ एल्किल समूहों में अंतर होता है, तो उनके अंदर मध्यावयता मिलती है। ये एसीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रखा है। कीटोन और एल्डिहाइड आपको पता है क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं, और ये ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन है, आप सबको पता है ये तो आपस में चैन आइसोमर्स होते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखो ये फास्फोरस और आर्सीन है, तो आप सबको पता है इनके पास लोन पेयर पाए जाते हैं,
भाई फास्फीन। तो ये संक्रमण धातुओं के साथ पाई बॉन्ड बनाते हैं और कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, डी पाई डी पाई। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन जब भी किसी के साथ पाई बॉन्ड बनाता है तो क्या डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करता है क्या? नाइट्रोजन के अंदर तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फिर उनमें तो केवल पी पाई बॉन्डिंग ही तो मिलेगी। उनमें जो पाई बॉन्ड मिलेगा वो पी ओवरलैपिंग से ही तो मिलकर बनेगा, इसीलिए हो नहीं सकता। नाइट्रोजन के अंदर स्वयं के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सबने पढ़ा है। नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पाई ओवरलैपिंग सबने पढ़ी है। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी श्रृंखला गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर ऊपर ही आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां आपको बॉन्ड बताने हैं। पहला एथीन है, C2H4, कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, 1 पाई, 1 अफोर। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, और सब आप जानते भी हो उस क्वेश्चन को। C2H2 एसिटिलीन, 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई। मैथेन सब जानते हो, 4 सिग्मा। अमोनिया 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर। मैथेन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1273 केल्विन पर भाप के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो सबने पढ़ी है मैथेन की रिएक्शन वाटर स्टीम के साथ। अच्छा क्वेश्चन है। कैटलिस्ट निकल बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, सबने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के एक विलयन में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबने पढ़ा है कि जब हम वैद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा W वो बराबर होती है EIT बटे फैराडे के। E कैसे निकालते हैं? जैसे हमें पता है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो कैथोड पर कॉपर जमा होगा, तो कॉपर का तुल्यांकी भार लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? कॉपर का दिया गया भार यहां पर कितना है, 63, और उसका बैलेंसी फैक्टर सबको पता है 2। धारा आप कितनी देर तक प्रवाहित कर रहे हो, 1.5 एम्पियर की। टाइम हमेशा यहां सेकंड में लिया जाता है, कितने सेकंड तक, 600। और फैराडे का मान जो यहां पर आप लगाओगे वो 96,487 लगाओगे, क्योंकि वैल्यू यही दे रखी है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर जो भी है, आप कैलकुलेशन कर लेना, फाइनली जो भी आपका एक बार कैलकुलेटर से कर लेना, जो भी आपका आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में सही कथन है। डीएनए सिंगल कुंडली होता है, नहीं, सिंगल हेलिक्स थोड़ी होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए डबल हेलिक्स होता है, नहीं, ये तो दो बात तो गलत हो गई। अब देखो, आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और इसमें उपस्थित चारों क्षारों में एक क्षार थाइमीन होता है, बिल्कुल गलत बात है। आरएनए में तो थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरासिल होता है। तो डीएनए एक डबल कुंडलित संरचना है और इसके अंदर चारों क्षारों में से एक क्षार क्या होता है, थाइमीन होता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यहां हमें सही कथनों की पहचान करनी है। ये मैंने कहा ना, अभी आप देख रहे हो नीट का पेपर, कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ आया है ऐसा कि आप लोग नहीं कर सकते थे। इसी तरीके का नीट का पेपर आता है और ऐसा कोई, और वो बात अलग है, कभी कभार टफ आ जाता है तो उसका तो खैर क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही कथनों को पहचानना है। 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड है, मोलर द्रव्यमान दे रखा है। 75 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हो, मोललता 0.556 मोलल आती है। देख लेते हैं। देखिए मोललता कैसे निकालते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में।
तो विलेय के मोल निकालो, 2.5 ग्राम। एसिटिक एसिड का भार 60, विलायक का भार 75 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग। तो कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी 0.556 मोलर, ये ठीक है। दूसरा है 298 केल्विन पर 5 ग्राम NaOH वाले 450 ml विलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, आयतन अगर ml में हो तो लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग। विलेय के मोल बनाए 5 ग्राम, भाग लग जाएगा 40 का। NaOH कितना दे रखा है 450 ml, लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग। फाइनली कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 0.278। सबने पढ़ा होगा कि जलीय स्पीसीज में, ठंडे जल में जो आपके जलीय जानवर हैं वो ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हेनरी के अनुसार वो जो लिक्विड के अंदर जो गैस घुली हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस बाहर आ जाएगी, और जो जलीय स्पीसीज है उनको ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये बात भी ठीक है कि जलीय स्पीसीज ठंडे जल में अधिक आरामदायक रूप से रहती है। अगला क्वेश्चन, गैस की विलेयता दाब में कमी के साथ बढ़ती है। बिल्कुल गलत बात है। सबने पढ़ा होगा कि जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल भी होता है तो उसको एयर टाइट रखते हैं, क्योंकि गैस जितना ज्यादा दाब लगाती है वो उतना ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व होती है। गैस की विलेयता दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है, हेनरी का नियम है। ए और बी के किसी बाइनरी सॉल्यूशन में ए और बी के मोलों की संख्या Na और Nb है, तो बी का मोल अंश क्या होगा, बी का मोल अंश होगा बी के मोल, यहां ए के मोल कर रखे हैं, अपॉन Na प्लस Nb होगा, इसीलिए यह भी गलत है। इसीलिए इसका आंसर ए, बी और सी रहा। सबने पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। रीजन भी मैं आपको बता चुका कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में आप सबको पता है H बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से। इस H बॉन्डिंग के कारण इनके बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे वेपर प्रेशर हमें कम मिलती है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, और उसका कारण क्या है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। 298 केल्विन पर एक बफर विलियन है, X माइनस और HX। देखो ये तो है अम्ल और ये है उसका संयुग्मी क्षार, जिसको आप सॉल्ट भी कह सकते हो। 298 केल्विन पर एक बफर विलियन है, उसमें X माइनस और HX की समान सांद्रताएं उपस्थित है। ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। X माइनस के लिए Kb 10 की घात -10 है, तो इस एसिडिक बफर विलियन की pH क्या होगी। तो सबने पढ़ा है pH बराबर होता है pKa प्लस लॉग संयुग्मी क्षार बटे अम्ल की सांद्रता। अब हमें दे रखा है कि क्षार और अम्ल की सांद्रता तो बराबर है, यानी ये और ये बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा और log 1 का मान आपको पता है 0। तो pH किसके बराबर होगा, pKa के। अब क्वेश्चन में हमें Kb का मान दे रखा है, तो सबने पढ़ा होगा K और Kb इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो 10 की घात -14 के बराबर होता है। तो हम इजीली क्या करेंगे, यहां Ka निकाल लेंगे। तो Ka हमारे पास कितना आ जाएगा, Ka हमारे पास आ जाएगा 10 की घात -4, और इसका नेगेटिव लॉग लोगे 10 की घात -4 का, तो वो 4 आ जाएगा। इसीलिए यहां पर जो आंसर है वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए कि परमाणु क्रमांक 107 वाला जो तत्व है उसका IUPAC नेम अनिल सेप्टियम होता है। ठीक है बात। Mg+2 Al और Al+3 में Al+3 और Mg क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी स्पीसीज है। देखो आप सबको पता है Mg, Mg+2 Al और Al+3। अगर हम इन सब के अंदर क्रम देखें तो हमें पता है इसका विन्यास 2s2 2p6 और इसका विन्यास भी 2s2 2p6। तो इसमें तो कोशों की संख्या 2-2 है, जबकि इनमें कोशों की संख्या 3-3 है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो इनकी तुलना में बड़े होंगे, और ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो इसके अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी। तो ऑर्डर होता है Al+3 से बड़ा Mg+2।
और उससे बड़ा एल्युमिनियम, उससे बड़ा है एल्युमिनियम, और इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? मैग्नीशियम होगा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम छोटा है, मैग्नीशियम बड़ा है, इसीलिए ये वाली चीज सही नहीं है। ये आपको पता है लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दिखाते हैं। ये आपको एक कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है जिसके अंदर ये कह रहा है यहां एल्युमिनियम पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, x-1 + 0 = +2। और यहां कोवैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एल्युमिनियम टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 क्लोरीन के साथ और 5 एक्वा के साथ, इसीलिए यहां जो कोवैलेंसी निकलेगी वो 6 निकलेगी। ये आंसर भी आपका ठीक है। कितनी ही बार इस क्वेश्चन को बता चुका, सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सिलिकॉन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, तो हमेशा जो एस ब्लॉक है उसमें भी फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी मिलेगी सोडियम में, क्योंकि आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं और दाएं से बाएं आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी तो सोडियम में होगी। अब जो हमारे पास बच गए, देखो आप सबको कितनी ही बार इस क्वेश्चन को करा चुका, ये क्वेश्चन ये है सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। यू से यू जाओगे तो सबको पता है अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और यू से यू आओगे तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम धात्विक गुण फास्फोरस में, उससे ज्यादा सिलिकॉन में। इसमें ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, तो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। अगला क्वेश्चन, यहां मुझे इस स्ट्रक्चर का यूपीएससी नेम बनाना है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। यह है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एल्केन का यूपीएससी नेम बनाना है। लंबी चैन दिख रहा होगा, यही बनेगी 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग इसीलिए दी क्योंकि यहां से एथिल 3 नंबर पे आ रहा है। भाई यहां से भी पहला प्रतिस्थापी 3 नंबर से और यहां पे भी 3 नंबर से, तो अंग्रेजी वर्णमाला नियम लगाया, इधर एथिल इधर मैथिल। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से बोला तो 3 तो हुआ एथिल, 5 मैथिल और हेप्टेन। यहां आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देखें ये प्लेटिनम +2 है, ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, संकरण DsP2 होगा, प्लेटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो DsP2 संकरण, तो इसकी आकृति वर्गाकार समतलीय है। यहां देखें कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो संकरण निकलेगा D2sp3, और इसकी जो आकृति निकलेगी वो आप सबको दिख रहा है कैसी निकलेगी, अष्टफल की है। यहां निकिल +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वीक लिगेंड sp3 संकरण निकलेगा तो चतुष्फल की है। और पेंटा कार्बोनिल आयरन के अंदर sp3d संकरण या dsp3 जो भी निकलेगा चेक करके देखोगे तो दोनों ही केस में इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगी। यह क्वेश्चन यह है, यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और यहां टाइम है, और इस तरह से कंसंट्रेशन को रेखीय रूप से घटाते हुए दिखा रहे हैं, और स्लोप -k है। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है किसी निश्चित अभिक्रिया R से बने प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है और ढाल यहां ऋणात्मक आता है, तो आपको अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो ध्यान से देखेंगे तो समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता लीनियरली कम हो रही है। सबने पढ़ा होगा शून्य कोटि की ऑर्डर के अंदर इक्वेशन आती है AT = A0 - KT। इसकी तुलना करोगे तो आएगा y = C - mx। तो सबको समझ में आ रहा होगा ये जो रिएक्शन है ये किस ऑर्डर की होगी, 0 ऑर्डर की होगी। इनमें एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, EDTA -4 नहीं होता, ऑक्सिलेट नहीं होता, एथेन 1,2 डाइएमीन नहीं होता, सबको पता है थायोसाइनेट। इसमें 2 डोनर साइड होती है। ये क्वेश्चन आपके कोर्स का नहीं है, एंथैल्पी का है। यहां क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रक्चर आपको दे रखी है,
इसका नंबरिंग देखो कुछ भी हो, मैं तरीका बता देता हूं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। और ये कह रहा है कि आप इन पर फॉर्मल चार्ज निकालो। तो जब भी फॉर्मल चार्ज निकालना हो, जैसे 1 नंबर पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो आप ये माने ये ऑक्सीजन अष्टक नियम की पालना करेगा, 2 4 6 और 2 8। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि अष्टक नियम की पालना करेगा। तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 फॉर्मल चार्ज निकालना आता होगा। जिस पर भी फॉर्मल चार्ज निकालना, उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। साथ ही साथ जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, उनका आधा -2। समझ में आ गई बात? 6 ये तो हुए। देखो वापिस क्या करना है, 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन घटाने और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके आधे घटाने। 6 माइनस 4 माइनस 2 ये 0, यानी इस पर फॉर्मल चार्ज 0 रहेगा। इस पर निकालना है तो पहले अष्टक नियम से 2 4 6 और 2 8। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड पेयर 2 4 2 और 6, इसका आधा 3। 6 में से 5 गया तो 1, तो यहां फॉर्मल चार्ज 1 आएगा। इस पर निकालना है, इस पर निकालना है तो कैसे निकालोगे? बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उनका ये, यानी 6 में से 6 गया तो 0, तो इस पे -1 निकलेगा। आ गया होगा सबको समझ में? इनमें से कुछ रिएक्शन दे रखी है, केपी और केसी का मान बराबर किसमें नहीं है, तो जिनके लिए डेल एन 0 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 0 है और इसके लिए 0 है, इनमें तो केपी और केसी बराबर आएगा, थर्ड वाले में बराबर नहीं आएगा। यहां यह है टी। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ा सा इनको देख के जाना। किसी निश्चित ताप टी पर हो रही किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक दे रखा है। अब देखो ये फॉर्मूला है ना, जो K बराबर AE माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, तो उसका जब आप उसको सॉल्व करते हो तो ये डेरिवेशन निकल के भी आता है, ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T। तो अब आप इसकी तुलना कीजिए, ये तो है ln A, ln A नहीं है तो आगे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन R इंटू 1/T। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे इस ln की फॉर्म में, ये तो ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन R इंटू 1/T, तो ये हो गया 1/T। और ये EA अपॉन R किसके बराबर हो गया? 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ के। अब एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है और कह रहा है R का मान जो यहां पर आप है ना 2 रख लो, तो 2 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10⁴ आ गया होगा सबके समझ में। अब ये कह रहा है आंसर को किलो कैलोरी में लेना है, तो आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 2.5 इंटू 10 25 के आसपास आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहां आपको सुमेलित करना है, सबने पढ़ा होगा सिस्प्लेटिन Ma2B2 प्लैटिनम +2 का कॉम्प्लेक्स ज्यामिति समावेता दिखाएगा। कोबाल्ट +3 के साथ सारे बाइडेंटेड लिगेंड एक जैसे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, प्रकाशिक समावेता दिखाएगा। इसके अंदर एम्बिडेंट लिगेंड NO2 दिखाई दे रहा है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और इसके अंदर जल के अणु दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपकी विलायकन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास सबके समझ में आई होगी। थैंक यू। इसी राधे राधे के साथ धन्यवाद।